सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 7 एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगर के दूसरे एमसीक्यू सेशन में। ऑलरेडी हमने एक एमसीक्यू सेशन इस पे ले लिया है एंड इससे पीछे के एमसीक्यू सेशंस को अटेंड करने के लिए इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स गुजरे हमारे, चाहे वो भक्ति एंड सूफी एडिशन हो, उससे पहले फर्स्ट बुक के 4 चैप्टर्स, उन सबको हमने एक प्लेलिस्ट के तहत कंपाइल किया है। आप उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रहे होंगे, वहाँ से आप सारे वीडियोस को अटेंड कर सकते हैं, सारे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं सेकंड एमसीक्यू सेशन की। एंड टू गेट द पीडीएफ्स ऑफ दिस चैप्टर्स, आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। पीडीएफ्स के अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे पर्क्स आपको मिलेंगे, लाइक डिस्कशंस एंड ऑल। अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू शुड पोस्ट देयर, वी विल रिप्लाई, या एनीबॉडी विल रिप्लाई, जिसको भी आंसर आता होगा। सो आप अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो इट विल बी ईजियर। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं या सोशल मीडिया से आइसोलेटेड है तो हमने नीचे ड्राइव की एक लिंक पिन की है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें जो है आपको सारी की सारी पीडीएफ्स विद नोट्स मिल जाएंगे। उसमें सब फोल्डर्स सारी चीज़ें हमने बना के अरेंज मैनर में आपके लिए तैयार किए। आप आराम से सारे ही नोट्स एंड एमसीक्यूज को वहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सेकेंड एमसीक्यू सेशन की। पहले लेवल से हमारे पास हर एक एमसीक्यू सेशन में 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें जो पहला लेवल होता है उसमें हमारे पास 10 क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे वन लाइनर होते हैं, स्टैंड एलोन एमसीक्यूज। उसके बाद लेवल 2 में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, या आपके पास क्या है तो मैच द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एंड इन द लेवल 3 वी हैव मैप बेस्ड क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन, मैप बेस्ड क्वेश्चन एंड सोर्स वाला जो क्वेश्चन होता है, स्रोत वाला, उसको भी हम लोग लेवल 3 में ही टैकल करते हैं। सो शुरुआत करते हैं लेवल 1 के पहले क्वेश्चन से, दैट इज 501 500वां क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में खत्म किया था। वी हैव मेड 5th सेंचुरी बैक टू बैक। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज नेवर बीन द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शहर है वो कभी भी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है। विजयनगर, पेनुकोंडा, चंद्रागिरी, मदुरई। हियर आर द ऑप्शंस। ये चारों ऑप्शंस है आपके सामने, चारों ही सिटी के नामों से शायद आप परिचित होंगे। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो शहर है वो कभी भी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल नहीं रही है। तो पहला जो ऑप्शन है वो तो बहुत दिनों तक रहा था, 5065 तक विजयनगर ही कैपिटल था। देन इट गॉट शिफ्टेड टू पेनुकोंडा एंड पेनुकोंडा के बाद वो शिफ्ट होता है कैपिटल चंद्रगिरी। पेनुकोंडा एंड चंद्रगिरी दोनों ही आज के वर्तमान आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। चंद्रगिरी के अलावा जो मदुरई नाम का ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, मदुरई बहुत फेमस सिटी जरूर थी, सिटी ऑफ स्कॉलर इसको कहा जाता था। यहाँ पे बड़े बड़े स्कॉलर आते थे, रहते थे, बड़ी बड़ी मंदिरों का भी निर्माण यहाँ पे हुआ। बट मदुरई कभी भी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल नहीं बनी। सो दीज 3 बिकेम द कैपिटल वन बाय वन, विजयनगर, देन पेनुकोंडा, देन चंद्रगिरी, बट मदुरई नेवर हैज बीन द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। इसीलिए जो सही उत्तर है वो हमारा मदुरई। नाउ इन द ट्रेडिशन ऑफ विजयनगर whom did they refer as अश्वपति की। विजयनगर की परंपरा में उन्होंने अश्वपति नाम से किसको रेफर किया था? whom did they refer as अश्वपति। तो 4 आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या वो उड़ीसा के रूलर्स को अश्वपति कहते थे, या दखन के सुल्तानों को अश्वपति कहते थे, या मुगलों को अश्वपति कहते थे, या बंगाल के सुल्तानों को अश्वपति कहते थे? सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों जगह पे आपको बताना है। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में अटेम्प्ट करते हैं बट कमेंट बॉक्स में नहीं बताते। तो फॉर दोज न्यू स्टूडेंट, जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं, वो अगर आप चैट बॉक्स में भी अटेम्प्ट करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर दिया करें, ताकि हमारा ना आपके पास ट्रैक रह सके। जो नए स्टूडेंट्स हैं लाइक साइमा होगी, राहुल हो गए, अंकुर हो गए, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अटेम्प्ट कर दें, ताकि हमारे पास एक ट्रैक रह सके। अगर आपने कहीं गलत जवाब दे दिया है तो वी कुड करेक्ट यू। तो एक एक करके देखते हैं कैसे क्या रिलेशंस थे विजयनगर एम्पायर के रूलर्स के। उड़ीसा के रूलर के साथ उनके फ्रीक्वेंट उनका कन्फ्रंटेशन होता था। तो उड़ीसा के रूलर्स को गजपति नाम से पुकारते थे। गजपति नाम मतलब जो हाथियों के राजा है, मतलब जिनके पास हाथी बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं। देन बंगाल के सुल्तान से उनका कोई कनेक्शन ही नहीं था। बंगाल वाज लोकेटेड इन द फार ईस्ट, तो इसको तो आप छोड़ ही दें। ऑप्शन डी डिस्कार्डेड, ऑप्शन ए डिस्कार्डेड। देन मुगल्स के साथ कनेक्शन बन पाता तब तक जो विजयनगर एम्पायर है वो खुद ही डिसइंटीग्रेट हो जाता। मुगल्स केम इन 1526 एंड उसके बाद 1565 में विजयनगर एम्पायर खुद ही कमजोर हो गया 40 साल के अंदर। तो मुगल्स के साथ ऐसे ताल्लुकात रहेंगे इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। बसते हैं दक्कन के सुल्तान। तो दक्कन के जो सुल्तान है उनको ये लोग अश्वपति कहते थे, मतलब ये घोड़ों के राजा हैं। इनके पास घोड़े बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं। लेट मी टेल यू, अगर साउथ रीजन की बात करें, साउथ इंडिया की, तो वहाँ पे जो सबसे बढ़िया क्वालिटी के हॉर्सेस थे वो दक्कन के सुल्तानों के पास ही थे। चाहे अरेबिया के हॉर्सेस की बात करें, सेंट्रल एशिया के हॉर्सेस की बात करें, ईरान के हॉर्सेस की बात करें, दे हैड द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस
इन दियर आर्मी, इसीलिए उनकी कैवेलरी बहुत ज़्यादा मजबूत थी। इसीलिए विजयनगर एम्पायर के रूलर्स भी ट्रेड पे खासा जोर देते थे, खासतौर पे अरब्स और ये जो सेंट्रल एशियन टर्क्स है उनके साथ जो ट्रेड होता है, क्योंकि घोड़े लेके आते थे। तो ये जो घोड़ा है दैट, क्योंकि अब धीरे धीरे आर्टिलरी घोड़े को रिप्लेस करेगी, फिर भी जो घोड़ा है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वॉरफेयर में। तो कैवेलरी की नीड होती थी, इसीलिए जो अश्वपति है ये दक्खन के सुल्तानों को कहा जाता था, बिकॉज दे हैड फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कैवेलरी विद इन देयर आर्मी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विजयनगर एम्परर टुक द टाइटल ऑफ एस्टैब्लिशर ऑफ यवन किंगडम, की यवन साम्राज्य के स्थापनाकर्ता की उपाधि की धारण किस विजयनगर सम्राट ने की? क्या देवराय सेकंड ने इस उपाधि को धारण किया था कि यवन साम्राज्य के स्थापना करता? यवन मतलब ऐसे आउटसाइडर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए वो आउटसाइडर है। जितने भी लोग हो, चाहे इस्लामिक इन्वेडर्स हो, चाहे वो शक हो, चाहे वो कुशान हो, हुन हो, ये सारे लोग कौन है? यवन है। यवन मतलब जो भी इंडिया के बाहर से आए हैं एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया के थ्रू आए, पेशावर के थ्रू, खैबर के थ्रू, बलूचिस्तान के थ्रू। सो इन सबको यवन कहा जाता था कलेक्टिवली। तो यवन साम्राज्य के स्थापनाकर्ता की उपाधि किस विजयनगर रूलर ने धारण की थी? देवराय सेकंड, हरियर राय, बुक्काराय या इनमें से कोई नहीं? इसका कॉन्टेक्स्ट आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बताया गया कि इसको इस टाइटल की उपाधि किसने धारण की, इस टाइटल को धारण किसने किया? हु टुक द टाइटल ऑफ एस्टैब्लिशर ऑफ यवन किंगडम? तो दैट वाज कृष्णदेव राय। क्यों कृष्णदेव राय ने टाइटल को धारण किया? बिकॉज कृष्णदेव राय के जमाने में ही रूल्ड बिटवीन 1509 टू 1529। उस टाइम में क्या होता है, बीजापुर में एक सडन सक्सेशन डिस्प्यूट शुरू हो गया, अचानक से सत्ता को लेकर लड़ाई। फिर ये कृष्णदेव राय जाएंगे, वहां इंटरवेन करेंगे एंड उस मसले को डिसॉल्व करने में मदद देंगे। तो इन्होंने अपने आप को एक टाइटल, जब ये मसला डिसॉल्व हो गया एंड जब ये राइट सक्सेसर जो जाए सक्सेसर गद्दी पे बैठ भी गया, तो कृष्णदेव राय ने ये उपाधि धारण की कि हमने यवन साम्राज्य को स्थापित किया है। What we have done, we have maintained the stability of a यवन साम्राज्य। क्योंकि वो जो डेक्कन सल्तनत के तुर्क थे वो तो बाहर से आए थे, तो उनको यवन कहते थे ये लोग, एंड इसीलिए उन्होंने धारण की यवन साम्राज्य के स्थापनाकर्ता की उपाधि। अगर आपको ये लगता है बैटल ऑफ तालिकोटा के मद्देनजर रखते हुए कि हमेशा से ही विजयनगर एम्पायर और दक्कन सल्तनत के बीच जो रिलेशंस है वो तल खड़े होंगे, मतलब टफ रहे होंगे, स्ट्रिक्ट रहे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दोनों कोऑपरेट करते थे। लाइक जैसे हमने कृष्णदेव राय का यहाँ पे सिनेरियो देखा, वैसे ही बीजापुर के सुल्तान जब कृष्णदेव राय की डेथ होगी तो वो फिर आके क्या करेंगे, जो सक्सेशन डिस्प्यूट निकल के सामने आता है, आर्य रामाराय कह रहे थे कि हमें राजा बनाओ, सदाशिव राय कह रहे थे कि हमें राजा बनाओ, तो फिर आएंगे, मध्यस्थता करेंगे एंड इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व भी करेंगे। तो ऑफन दे बोथ कोऑपरेटेड विद ईच अदर, क्योंकि उनको पता था कि अगर एक दूसरे से लड़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो आलिया रामाराय है वो थोड़े से ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में इन दोनों किंगडम्स के बीच दूरियां बढ़ाते हैं एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, बैटल ऑफ तालिकोटा हैपेंड एंड विजयनगर जो है वो पतन के कगार पे पहुंच जाता है। सो ये जो टाइटल वो कृष्णदेव राय ने धारण किया था एंड चूंकि उनका ऑप्शन तो है नहीं, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच लैंग्वेज डिड द नायकास ऑफ एम्पायर यूज टू स्पीक, की साम्राज्य के जो नायक थे, जो मिलिट्री चीफ्स थे, वो किस भाषा में संवाद करते थे? क्या तमिल में संवाद करते थे, कन्नड़ में करते थे, तेलुगु में करते थे, या बी और सी दोनों, मतलब कन्नड़ और तेलुगु दोनों में करते थे? तमिल, कन्नड़, तेलुगु या दोनों? तो नायक मतलब मिलिट्री चीफ्स, इनके अंदर छोटी मोटी आर्मी होती थी एंड अगर आपको जानना हो तो ये कबाइल के सरदार होते थे। इनके अंदर छोटे मोटे पीजेंट्स वगैरह भी होते थे, छोटी सी पॉपुलेशन होती थी। कभी कभी ये गढ़ के भी मालिक होते थे, गढ़ मतलब फोर्ट। तो ये लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, ये खाना बदोश थे बेसिकली। एक जगह पे इन्होंने एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट कर दिया, फिर अभी दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे। तो बहुत सारे जो नायक थे वो कृष्णदेव राय हो गए या अन्य विजयनगर रूलर्स के अंदर सब्जुगेट हुए थे एंड बहुत सारे जो नायक थे वो बागी थे। तो जो बागी हो जाते थे उनको नॉकडाउन कर दिया जाता था एंड जो सब्जुगेशन एक्सेप्ट करते थे उन्हीं में से बहुत सारे लोगों को अमर नायक बनाया जाता था। अमर नायक मतलब उनको ऑफिशियली आर्मी में कमांडर बनाया जाता था, कमांडर बनाया जाता था। देन उनको लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे कि आप हमारे बिहाफ पे वहाँ पे रूल करो, वहाँ पे टैक्सेस कलेक्ट करो, अपने अंदर एक आर्मी मेंटेन करो, इरिगेशन वगैरह के कामों में हमारी मदद करो। सो ये जो नायक थे उन्हीं में से ही बहुत सारे लोगों को अमर नायक बनाया जाता था। दैट मीन्स ऑफिशियली दे वर नाउ अपॉइंटेड एज द कमांडर इन द आर्मी ऑफ विजयनगर। तो ये नायक आखिर किस भाषा में बोलते थे? तो दो भाषा बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, कन्नड़, एक तेलुगु। कन्नड़ वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड तेलुगु भी बहुत प्रेवलेंट थी। तो ये जो नायक थे वो इन्हीं दोनों लैंग्वेजेस में कन्वर्ट्स किया करते थे। तमिल वाज प्रेवलेंट, इसका भी इस्तेमाल होता था बट नॉट दैट क्वांटिटी, उतना ज़्यादा क्वांटम नहीं था तमिल स्पीकिंग लोगों का। क्योंकि ये जो विजयनगर एम्पायर है उसके अगर मेजॉरिटी पोर्शन को देखेंगे तो वो आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तेलुगु तमिल रीजन में इनका इन्फ्लुएंस जरूर था बट जो तमिल स्पीकिंग लोग थे वो कभी भी इस एम्पायर को करीब नहीं आ पाए। सो दैट वाज द सिनेरियो। तो
ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर कि बोथ कन्नड़ एंड तेलुगु ये दोनों ही भाषाओं में ये संवाद करते थे, कन्वर्स किया करते थे। द एकता सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कि एकता प्रणाली किसके द्वारा शुरू करी गई थी? एकता प्रणाली के ही तर्ज पे अगर आप अमर नायका सिस्टम को देखते हैं तो उसी से इंस्पायर्ड होकर अमर नायका सिस्टम को शुरू किया गया था। तो ये जो सिस्टम है क्या दख्खन सल्तनत के द्वारा शुरू करी गई, क्या दिल्ली सल्तनत के द्वारा शुरू करी गई, या मुगलों के द्वारा शुरू करी गई, या मराठों के द्वारा शुरू करी गई? बेसिकली होता क्या था एकता प्रणाली में, वो इक़्तिदारों को नियुक्त करते थे, उनके अंदर आर्मी होती थी, उनको ऑफिशियली लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे जिसको इख्ता कहते हैं। इख्ता इज बेसिकली पीस ऑफ लैंड, ठीक है। और इस इख्ता में क्या होता था कि उसकी हमने ओनरशिप, मतलब एब्सोल्यूट ओनरशिप तो नहीं थी, रिलेटिव ओनरशिप। एब्सोल्यूट ओनरशिप तो अभी भी जो राजा है, सुल्तान है, बादशाह उन्हीं के पास है। एंड वो उस पर क्या करेगा, टैक्सेस कलेक्ट करेगा वहाँ के लोगों से, मेरे बिहाफ पे रूल करेगा, गवर्न करेगा। एंड उस टैक्सेस में से एक हिस्सा मुझे देगा, एक हिस्सा खुद के लिए रखेगा, उसमें खुद के मेंटेनेंस के लिए, उसकी आर्मी के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए। ऐसे क्या होता था कि इन टाइम्स ऑफ नीड जब उस सल्तनत को, उस एम्पायर को आर्मी की ज़रूरत होती थी तो उसके पास अपनी ऑफिशियल आर्मी तो होती थी, इसके अलावा इन इक़्तिदारों के पास जो आर्मी होती थी, वो भी आके उनका साथ देती। सो दैट वाज अ सिनेरियो। तो ये जो एकता प्रणाली है ये किसने शुरू करा होगा? एकता प्रणाली इंडिया में जो सबसे पहली इस्लामिक सल्तनत शुरू होती है उन्होंने शुरू करा था, दैट वाज दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में भी जो सबसे पहले सुल्तान थे, ममलूक सुल्तान, उन्होंने शुरू करा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर्स ने इस इख्ता प्रणाली को शुरू करा। बाद में ये फिर और भी सल्तनतों द्वारा फॉलो किया जाएगा। अल्टीमेटली जब मुगल्स आएंगे तो वो इसी की तरह एक मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कमोबेश इख्ता सिस्टम जैसा ही था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रैवलर टू विजयनगर वाज द एम्बेसडर ऑफ पर्शिया। कि विजयनगर का एक यात्री फारस का राजदूत था, आपको उस यात्री का नाम बताना है। क्या वो अफनासी निकेतन है, क्या वो फिरदौसी है, क्या वो अबीर बतूता है, क्या वो अब्दुल रज़ाक है? विजयनगर में आया था वो एंड पर्शिया का एम्बेसडर था। तो पर्शिया से कौन आया था? फिरदौसी, इब्न बतूता, अफनासी निकेतन। अफनासी निकेतन रशिया से आए थे। फिरदौसी वाज द पोएट इन द कोर्ट ऑफ डेक्कन सल्तनत। इब्न बतूता हमारे मोरक्को से आए थे, तो पर्शिया से कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं उनका। अब्दुल रज़ाक का कॉन्टेक्स्ट है पर्शिया से, क्योंकि उनको शाहरुख नाम के एक अम्पेरर थे सफाविड डायनेस्टी के, उन्होंने भेजा था पर्शिया से विजयनगर में। तो अब्दुल रज़ाक वाज द एम्बेसडर ऑफ अम्पेरर शाहरुख ऑफ पर्शिया एंड वो विजयनगर में आते हैं, यहाँ पे विजिट करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। इनके जो अकाउंट्स हैं विजयनगर सिटी के बारे में जानने के लिए हमारे पास मोनूमेंट्स तो है ही है, उस ज़माने के कंटेम्प्रेरी जो टेक्स्ट है, ग्रंथ है, वो तो है ही है। उसके अलावा जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं, चाहे वो अब्दुल रज़ाक हो, पोर्चुगीज़ ट्रैवलर्स हो, इटालियन ट्रैवलर्स हो, इन सब के जो अकाउंट्स हैं, मतलब इन्होंने जो भी चीज़ें लिखी है वो बहुत ज़्यादा काम आती है हमें विजयनगर सिटी के बारे में जानने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच डायरेक्शन डज द तुंगभद्रा रिवर फ्लो। की तुंगभद्रा नदी किस दिशा में बहती है? क्या उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है, क्या दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती है, क्या दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, या नन ऑफ द एबव, मतलब किसी और दिशा में बहती होगी? सो तुंगभद्रा रिवर की बात करें जहाँ तक, तो तुंगभद्रा रिवर ना ऐसे करके बहती है एंड ऐसे फिर वो कृष्णा रिवर से मिलती है। तो ऐसे करके बहना मतलब अगर आपने कंपास निकाला तो दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द ईस्ट एंड ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो वो उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहते हैं तो दिस इज द मैप ऑफ विजयनगर एम्पायर। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं जो ऊपर की जो हरी लाइन है दैट इज कृष्णा रिवर एंड नीचे तुंगभद्रा जो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है वो जाएगी एंड दिस इज हम्पी। ये विजयनगर है। हम्पी आज का मॉडर्न नाम है विजयनगर का, पुराने जमाने में इसे विजयनगर ही कहते थे। एंड हम्पी नाम कैसे पड़ा? तो एक वहाँ पे पंपा देवी का श्राइन है, उन्हीं के श्राइन के नाम पे ये जो इलाका है वो हम्पी नाम से जाना जाता है आजकल। तो ये तुंगभद्रा रिवर अगर आप देख पा रहे हैं तो ऐसे करके बह रही है। दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। अगर आपने कंपास देखा दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन एंड ये हमारा रायचूर दोआब है जिसको विजयनगर के जो कृष्णदेव राय हैं वो विजिट करेंगे एंड इसको कॉन्कर करेंगे 1512 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिरिया कैनाल वाज बिल्ट बाय डैश किंग्स। की हिरिया नहर का निर्माण किन राजाओं द्वारा किया गया था? क्या संगम अब ये मत कहना आपकी विजयनगर के राजाओं ने करवाया था वो विजयनगर के राजाओं ने ही था, बट किस डायनेस्टी के लोगों ने करवाया था? क्या संगम डायनेस्टी के रूलर्स ने करवाया था, या तुलुब डायनेस्टी, या सुलभ, या अरवेदो? एक चीज आपको बताते हैं यहाँ पे कैनाल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता था। तो अगर आपने वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट वाले लेक्चर को हमारे उस पार्ट को पढ़ा हमारे लेक्चर में, तो आप पूरी तरीके से रिजर्वायर के क्या कॉन्सेप्ट होता है, टैंक से कैसे पानी इस्तेमाल किया जाता था, वेल से कैसे पानी इस्तेमाल किया जाता था, इसको समझ पा रहे होंगे। लेट सपोज आपके रिविजन के लिए एक बार यहाँ पे और समझा दिया जाए। ये हमारी तुंगभद्रा रिवर, दिस इज तुंगभद्रा, ठीक है। एंड तुंगभद्रा रिवर के छोटे छोटे स्ट्रीम है, स्ट्रीम पहाड़ों के थ्रू। इन स्ट्रीम्स को हमने क्या करा, लेट सपोज पानी अगर सीधे जा रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमने एक यहाँ पे मोड़ बना दिया, बांध बना दिया, तो क्या होगा, अब ये पानी मुड़ जाएगा इस तरफ, ठीक है।
तो हमने इन स्ट्रीम्स में क्या एम्बैंकमेंट्स बना दिए दोनों तरफ स्टोर्स से ढक के। अगर आपने कभी रूरल एरिया को जब आप विजिट करेंगे जो फ्लड से बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, तो वहाँ पे ना नदियों से जुड़े जो एम्बैंकमेंट्स मतलब स्ट्रीम्स होते हैं उनके दोनों तरफ पत्थर लगा दिए जाते हैं। ये सीमेंट्स की बोरियों से एक बांध बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, ताकि जो नदियाँ हैं उनका पानी ना तो शहर में आ सके, ऊपर से उसको हम डेविएट कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह मोड़ सके। लेट सपोज ये जो हमारा नदी का पानी जा रहा है, इसको हमें डेविएट करना सीधे, वो सीधा जा रहा है, इसे हमें डेविएट करना, तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एम्बैंकमेंट बना देंगे। ठीक है, पत्थर की हमने अगर एम्बैंकमेंट बना दी है तो व्हाट इट विल हैपन कि ये अब इस तरफ मुड़ जाएगा। तो ऐसे ही पूरी तरीके से उसको स्ट्रीम को ना एम्बैंकमेंट से घेर दिया जाता था। एम्बैंकमेंट मतलब दोनों तरफ से हमने स्टोर्स से या पत्थरों से या जो मिट्टी से भी आप घेर सकते हैं, मतलब जो स्ट्रीम से उनको हमने डायरेक्शन दे दिया। तो अब तुंगभद्रा रिवर से जो स्ट्रीम है, ठीक है, स्ट्रीम ही एम्बैंकमेंट्स होते हैं। एम्बैंकमेंट्स हम तब कहते हैं जब स्ट्रीम को ना हमने एक डायरेक्शन दे दिया है, अब जैसा हम चाहते हैं उस हिसाब से वो फिर उस डायरेक्शन में हो जाती है। तो ये स्ट्रीम है, ठीक है, एंड ये स्ट्रीम बहती जा रही है। लेकिन इस स्ट्रीम में ना हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा रिजर्वायर बना दिया। इस रिजर्वायर को हम खुला छोड़ते हैं जब तक ये पानी भर नहीं जाता तब तक, और जब ये भर जाता तो हम क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं। अब इस रिजर्वायर में जब पानी भर गया तो हमने छोटा सा इधर होल कर दिया एंड यहाँ पे कैनाल बना दिया। तो इस कैनाल से अब क्या होगा, ये जो शहर हमारे यहाँ पे पानी जाएगा, तो इस कैनाल से पानी इस शहर के टैंक्स में, मतलब जो जलाशय हैं, जो आप पोखर टाइप के समझ लें, पॉन्ड्स टाइप के, वहाँ पे एकत्रित होंगे, कुओं में पहुँचाए जाएंगे। सो आप देखिए कैसे तुंगभद्रा रिवर का पानी एम्बैंकमेंट्स के थ्रू रिजर्वायर में स्टोर हो रहा है, फिर रिजर्वायर के थ्रू ये शहर में जाता है, देन टैंक्स में स्टोर होता है, वेल्स में स्टोर होता है, एंड जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसके लिए अवेलेबल होता है। तो हिरिया कैनाल वाज वन ऑफ सच इनोवेशन। ये जो कैनाल आप देख रहे हैं उसी में से एक हिरिया कैनाल था। इसको संगम डायनेस्टी के रूलर से बनवाया था, स्पेशली जो देवराय सेकंड है उनका बहुत बड़ा रोल है इस हिरिया कैनाल को बनाने में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर मेंशन्ड अबाउट द 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन की 7 लाइन में किलेबंदी की गई थी, इसका जिक्र किस ट्रैवलर ने करा है? क्या अफनासे नखते ने करा है, क्या निकोले डी काउंटी ने करा है, क्या अब्दुल रज़ाक ने करा है, या दुआर्ते बारबोसा ने करा है? 7 लाइन्स फोर्टिफिकेशन मतलब जो किलेबंदी है वो 7 सर्कल में की गई है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 7 सर्कल में क्यों करी गई? क्योंकि हमें अलग अलग सर्कल से अलग अलग एरियाज को घेरना है। एग्रीकल्चरल लैंड को भी घेरा गया, फिर आप कह लो तो महलों को भी घेरा गया, जो बाजार थे सबको घेरा गया। पहले क्या पुराने ज़माने के किलों में क्या होता था, एक ही किलाबंदी की जाती थी, यहाँ पे इन्होंने 7 किलाबंदी की। जो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड रीजन्स है वो पहले दूसरे तीसरे सर्कल के अंदर आते थे, बाकी धीरे धीरे फिर इन सर्कल्स के अंदर हमारे एम्बैंकमेंट्स है, टैंक्स वगैरह बने हुए हैं, हिंटलैंड्स मतलब जो नदियों के आसपास के इलाके होते हैं, जो आप बीच टाइप के समझ सकते हो, तो वो सारी चीज़ें भी सर्कल के अंदर मतलब फोर्टिफिकेशन के अंदर ही आती। तो इसका जिक्र किसने करा था कि 7 सर्कल बनाए गए थे फोर्टिफाई करने के लिए। तो इसका जिक्र हमारे जो पर्शिया से एम्बेसडर आते हैं वो करते हैं अब्दुल रज़ाक। वैसे बाकी जितने भी लोग आए, दुआर्ते बारबोसा, निकोले डी काउंटी, उन सब ने बताया कि फोर्टिफिकेशन एक से ज़्यादा सर्कल में की गई थी, लेकिन किसी ने नंबर्स नहीं बताया। तो जो अब्दुल रज़ाक है वो क्लियरली नंबर्स बताते कि 7 लाइन से फोर्टिफिकेशन थी, पहले दूसरे तीसरे लाइन में ये सारी चीज़ें थी, चौथे लाइन में ये चीज़ें थी, 5वीं 6वीं 7वीं लाइन में ये चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे सामने आपकी एक तस्वीर दिखाई जा रही है, आपको बताने की जो संरचना है आप देख रहे हैं, ये संरचना पत्थर से कुछ पिलर्स वगैरह बनाए गए हैं। आपको बताना है कि ये संरचना किसको दर्शाती है? क्या ये एक मंदिर को दर्शाती है, महल को दर्शाती है, राजा के दरबार को दर्शाती है, मस्जिद को दर्शाती है? तो अगर आप इस संरचना को एक ऑर्थोडॉक्स दिमाग से देख रहे हैं तो आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये जो संरचना है जैसे दिखने में लगती है उस चीज़ को ये दर्शा नहीं रही। ये दिखने में कैसा लगता है, एक दरबार की तरह लगता है, राजा का दरबार, लेकिन ये राजा का दरबार भी नहीं है। ये एक मंदिर के मंडप की तरह लगता है, लेकिन ये मंदिर का मंडप भी नहीं है। ये एक महल के पार्ट की तरह लगता है, हो सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा महल लाओ, आज उसके अवशेष है, तो ये महल की तरह भी नहीं है। दिस इज बेसिकली अ मॉस्क, ये एक मस्जिद है। विजयनगर एम्पायर में हमने आपको कहा था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था अर्बन कोर का, वहाँ पे मुस्लिम ट्रेडर्स एंड मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी रहती थी, निवास करती थी, तो उसके लिए मस्जिदों की भी व्यवस्था करी गई थी। एंड जो मस्जिद है वो मंडपा के आधार पर बनाए गए थे। यहाँ पे आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर या डोम्ड जो हमारा गुम्बद होता था वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे मंडप टाइप के बनाया गया, पिलर्ड हॉल्स टाइप के मस्जिदों का निर्माण करा गया। सो हियर इन दिस पिक्चर दिस इज डिपिक्टिंग अ मॉस्क, ये मस्जिद को दर्शा रहा। तो अब तक आपने सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया जो भी लेवल 1 के आने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लेवल 2 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो लेवल 2 में जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर आर करेक्ट? कि विजयनगर, नॉट विजयनगर एम्पायर, यहाँ विजयनगर सिटी की बात की जा रही है, विजयनगर शहर की बात की जा रही है। तो विजयनगर सिटी की किलेबंदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जो कथन है वो सही है, करेक्ट है? पहला कि द वॉल्स वेयर जॉइंड विद मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट की जो दीवारें हैं उनको
सीमेंटो से प्लस्तर वगैरह किया गया था। देन एग्रीकल्चर वाज डन इनसाइड द वॉल्स ऑफ फोर्टिफिकेशन, की जो खेती थी वो किलेबंदी के दीवारों के अंदर ही करी जाती थी। मतलब इतना ज़्यादा बड़ा किला बनाया गया था, मतलब किलेबंदी इतनी दूर तक करी गई थी कि उसके अंदर खेती की लैंड भी आ जाती थी। जो सम गेटवेज वर बिल्ट ऑन द पैटर्न ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, के कुछ जो प्रवेश द्वार थे वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के पैटर्न पे भी बनाए गए थे। एंड हिटरलैंड एंड फॉरेस्ट वर नॉट इंसर्कल्ड विद द वॉल्स, की जो भीतरी प्रदेश है एंड जो जंगल है उनको सर्कल नहीं करा गया था, उनको फोर्टिफाई नहीं करा गया था, वो फोर्ट के बाहर थे। इन चारों में से कौन सा जो कथन है वो सही है, पहला और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा तीनों, दूसरा और तीसरा, या केवल चौथा? एक एक करके सारे स्टेटमेंट को देखें। एंड राइट अप्रोच शुड बी कि आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें और साथ में ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर देना। जैसे पहला ऑप्शन अगर आप देख पा रहे होंगे तो दीवारों को मोर्टार या सीमेंटिंग एजेंट के साथ नहीं जोड़ा गया था। वो जो दीवारें बनाई गई थी फोर्टिफिकेशन की वो ब्लॉक पैटर्न पे बनाई गई थी, पत्थरों को एक दूसरे से ना चिपका दिया गया था। लाइक अगर आपने ब्लॉक सिस्टम देखा हो तो ब्लॉक कैसा होता है, अगर हम एक ब्लॉक बनाते हैं, लेट सपोज ये अगर आपने ब्लॉक का गेम खेला हो तो ऐसा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक नया ब्लॉक फिट हो जाएगा, इसमें एक नया ब्लॉक फिट हो जाएगा, इसमें एक नया ब्लॉक फिट हो जाएगा, ठीक है, इसमें एक नया ब्लॉक फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देख पा रहे होगे तो ब्लॉक्स के थ्रू इन स्टोन्स को सजाया गया था ताकि पत्थरों को स्टोन से रबल्स, मतलब पत्थरों में बीच में गैप है तो उसमें गिट्टियां भर दी गई थी, रबल्स भर दिए गए थे, मोर्टार का इस्तेमाल नहीं करा गया था। एंड बहुत जगह पुराने जमाने में घर भी जो बनाए जाते थे वो बिना मोर्टार या किसी सीमेंटिंग एजेंट के बनाए जाते थे, पत्थरों से ही बना लिया, ईंट के ऊपर ईंट जोड़ के, और एडजस्ट करने के लिए गिट्टियों का रबल्स का इस्तेमाल करते थे वो लोग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि जो ए और ऑप्शन बी है ये दोनों को डिस्कार्ड कर देना क्योंकि यहाँ पे पहले स्टेटमेंट का जिक्र है। देन किलेबंदी की दीवारों के अंदर खेती की जाती थी, तो एग्रीकल्चर ऑब्वियसली वाज डन इनसाइड द फोर्टिफिकेशन। हमने देखा था कि जो सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन है शुरुआत से, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता था और खेती इसलिए अंदर करी जाती थी क्योंकि और फिर क्या होता था, जब दुश्मन की आर्मी किले को सीज करती थी, घेराव करती थी, तो उनका सबसे बड़ा मोटिव यही होता था कि वहाँ घेराव करके 8 महीने 10 महीने 1 साल तक रुको, क्योंकि जब तक इनका राशन पानी खत्म नहीं होगा तब तक ही हमसे लड़ने नहीं आएंगे। और फिर बड़े बड़े शहरों में जो अन्नागार है, ग्रेनी हाउसेज रहते थे, लेकिन वो सब कितने दिनों तक चलेंगे। एग्रीकल्चर तो ऑफन किले के बाहर किया रहता था, तो अगर उन्होंने सीज डाल दिया तब तो आप एग्रीकल्चर कर नहीं सकते बाहर जाके। एंड जो आपकी ग्रीनरी है वो कितने दिनों तक बच पाएगी, तो जब वो खत्म होता था तभी लोग लड़ाई करने आते थे। लेकिन विजयनगर वालों ने कहा कि अगर दुश्मन की सेना हमें इंसर्कल करेगी, सीज करेगी, फिर भी हम क्या करेंगे, अपने अंदर किले के अंदर ही प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि खेती तो हमारे किले के अंदर ही होती है। इसीलिए उन्होंने इस रास्ते को चुना ताकि ये जो सिटी है वो भी सिक्योर रह सके। एंड जो चूंकि अगर घेराबंदी होगी तो थक हार के वापस चले जाएंगे एनिमी, एंड जो एग्रीकल्चर है वो अच्छे से हो पाए अंदर, ताकि लोगों की जो फूड रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सके। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जो सेकंड स्टेटमेंट का जिक्र है वो केवल ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमने थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ा भी नहीं, फिर भी हमने सही जवाब दे दिया। थर्ड स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली करेक्ट कि कुछ कुछ जो गेटवेज बनाए गए थे हर एक किलों से रिलेटेड या प्रवेश द्वार, वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पे बनाए गए थे। आप तस्वीर भी देख रहे होंगे, एक इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर का गेटवे है विजयनगर एम्पायर में, इसमें डोम्स आप देख पा रहे होंगे। ये जो डोम है ये पर्शियन आर्किटेक्चर को बिलोंग करता है। फिर भीतरी प्रदेश और जंगल दीवारों से घिरे नहीं थे, तो ये भी दीवारों से घिरे थे। फॉरेस्ट भी फोर्टिफिकेशन के अंदर ही आते थे। नदियों के किनारे जो हिंटरलैंड्स होते थे वो भी मतलब दीवारों के अंदर ही आते थे। तो चौथा और पहला स्टेटमेंट जो है वहाँ पे गलत है, बाकी ये जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो सही है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। Now which of the following statements regarding the अमर नायका सिस्टम आर इनकरेक्ट, कि अमर नायका प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं कि ये मुगल साम्राज्य की एकता प्रणाली से लिया गया था। अमर नायक को राय द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र दिए जाते थे, लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। देन अमर नायक उन लोगों से कर वसूल करने के लिए अधिकृत नहीं थे जिन पर उन्होंने शासन किया। एंड अमर नायकों को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। इन 4 में से कौन से जो कथन है गलत है, ए बी सी डी। सही ऑप्शंस स्टेटमेंट को देखें, ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। सो अगर हम लोग पहले स्टेटमेंट की बात करें तो एकता सिस्टम तो दिल्ली सल्तनत से शुरू करी गई, तो पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट एंड इसका जिक्र तो होना ही चाहिए। तो पहले स्टेटमेंट का जिक्र ऑप्शन बी में नहीं है, तो इसको डिस्कार्ड कर देना है क्योंकि यहाँ पे हमें केवल गलत स्टेटमेंट को चुनना है। अमर नायका सिस्टम, अमर नायकाज वेर गिवन टेरिटरीज टू रूल बाय द राय, कि इनको राय द्वारा टेरिटरी दी जाती थी, ऑब्वियसली दी जाती थी। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है और सही स्टेटमेंट तुम्हें चुनना नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी डिस्कार्डेड ना, या तो ए होगा आंसर या सी होगा। देन अमर नायकाज वेर नॉट ऑथराइज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल हुम दे गवर्न, कि जिन पे उन्होंने शासन किया उनसे वो टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर सकते थे। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि उनको जो जमीन दी गई उस पर चाहे वो क्राफ्ट्समैन हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो ट्रेडर हो, सबसे टैक्सेस वसूल सकते हैं। दैट वाज देयर अथॉरिटी। तो तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो या तो हमारा ऑप्शन ए होगा या बी होगा।
अब चौथा स्टेटमेंट देखते हैं कि मर्नाइकास कुड नॉट बी ट्रांसफर, तो इनको ट्रांसफर किया जा सकता था। जब राय चाहते थे इन पे पावर एक्सर्ट करना, तो वो फिर इनकी ट्रांसफर करवा देते थे ताकि इनको ये एहसास रहे कि भाई बड़ा कौन है, बड़ा मैं ही हूँ। तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत है, तो हियर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब आगे बढ़ते हैं, 513वें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। कुछ कथन आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं एंड यू हैव टू टेल कि इनमें से कौन कौन सा कथन जो है वो गलत है। पहला कि नेचुरल बेसिन्स वेयर फॉर्म्ड बाय द तुंगभद्रा रिवर नियर द सिटी ऑफ विजयनगर। सेकंड, कमलापुर टैंक वाज बिल्ट बाय तुलु रूलर्स इन द 16th सेंचुरी की 16वीं शताब्दी में तुलु रूलर्स जो है उन्होंने कमलापुरम तालाब का जलाशय का निर्माण करवाया। देन आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड चाइनीज पोर्सलेन इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ अर्बन कोर की शहरी कोर के उत्तर पूर्वी हिस्से में उन्हें चीनी मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। एंड अकॉर्डिंग टू बारबोसा द हाउसेज ऑफ पीपल इन द सिटी वाज आइडेंटिकल टू ईच अदर, की मिलते जुलते थे घर जो भी लोगों के वहां बनाए गए थे। सो इनमें से कौन कौन से कथन गलत है आपको बताना है। पहला और तीसरा, क्या ये दोनों गलत है? पहला, दूसरा, तीसरा, क्या ये तीनों ही गलत है? फिर दूसरा और चौथा, क्या ये दोनों गलत है या ऊपर के सभी चारों ही कथन जो दिए गए हैं सारे ही गलत है? एक एक करके स्टेटमेंट्स को पढ़े, देन ऑथेंटिसिटी की जांच करके भाई कौन गलत है कौन सही है, तब आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। पहले स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो तुंगभद्रा रिवर के निकट बहुत सारे बेसिन्स क्रिएट हुए थे सर्टेनली, क्योंकि नदियों के आसपास छोटे छोटे बेसिन्स क्रिएट होते हैं। बेसिन्स मतलब बाढ़ आया था एंड वो तराई की मतलब जो मिट्टी का इलाका वहां पहुंच गया एंड उससे मिट्टी काट दी, तो उससे ना क्या होगा, एक होल बन जाएगा। एक आप कह ले तो दिस इज लाइक कि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई ऊपर से उल्का पिंड गिरता है एंड व्हाट हैपेंस कि वो पूरा एक जो जमीन है वो खाली हो जाती है, ठीक है, तो अब वहाँ धीरे धीरे पानी रिसना शुरू होगा। तो ऐसे ही नदियों के कारण क्या होता था, कटाव के कारण बहुत सारे नेचुरल बेसिन्स उभर के सामने आते थे एंड इन्हीं बेसिस से तो ये जो आपने स्ट्रीम्स देखा है जिनके अराउंड एम्बैंकमेंट्स बनाई जाती हैं, वो इन्हीं बेसिन से तो निकलते थे ना, नदी से थोड़ी ना डायरेक्ट निकाल देंगे हम लोग। तो ये जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो सही है, तो इसको तो हमें किसी भी ऑप्शन में रखना नहीं है, तो ऑप्शन ए भी डिस्कार्डेड एंड डी भी डिस्कार्डेड। डी के अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, बट ये तो सही है। तो अभी हमने केवल पहले स्टेटमेंट को देखा एंड वी केम टू द आंसर। कैसे? बिकॉज वी हेयर एलिमिनेटेड द ऑप्शंस। हमने पहले स्टेटमेंट को देखने के बाद एलिमिनेट किया। पहला ऑप्शन अगर सही है तो इसको किसी भी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है। डी में तो इम्प्लिसिटली है ही ना, अगर हम ऊपर के सभी ऑप्शन को रेफर कर रहा है दैट मीन्स कि पहला इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे केवल दूसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वो गलत है एंड ऑब्वियसली वो गलत ही है क्योंकि कमलापुरम जो तालाब है इसके बारे में तो कहीं दिया नहीं गया कि तुगलक शासकों ने करा था एंड जो डेट है वो भी गलत दी हुई किताब में आपके सामने बताया गया कि 15th सेंचुरी में किया गया, न कि 16th सेंचुरी में। देन फोर्थ इज जो बारबोसा है वो विजयनगर के घरों के बारे में तो लिखते जरूर है, लेकिन वो कहते हैं कि घर जो है वो आइडेंटिकल नहीं थे, अलग अलग टाइप के थे। सब लोगों ने अपने अपने पैसे अपने अपने हैसियत के हिसाब से घरों को बनवाया था। सो ये जो चौथा स्टेटमेंट है वो भी गलत है। बाकी तीसरा स्टेटमेंट सही है। अगर आप अर्बन कोर देखते हैं तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में ट्रेडर्स रहते थे, रिच ट्रेडर्स, क्योंकि वहाँ पे हमें चाइनीज पोर्सिलेन वगैरह मिला। तो इट इज़ स्पेकुलेटेड कि प्रोबेबली वहाँ पे जो अमीर लोग हैं, अमीर ट्रेडर्स हैं, उनका घर रहता होगा उसी में। वहाँ पे वो जो मुस्लिम ट्रेडर्स होते थे, अरब्स होते थे जो सेटल्ड होते थे घोड़ों का व्यापार करके या अन्य चीज़ों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके, वो वहाँ पे घर वर बना के रहते थे। तो दैट वाज द एरिया ऑफ पॉश रिच मर्केंट्स। तो ये जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है, सॉरी पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी दूसरा जो था गलत है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जहाँ पे दूसरा और चौथे स्टेटमेंट का जिक्र है। नाउ यहाँ पे एक सोर्स दिया गया आपके सामने, द साइज ऑफ द सिटी आई डो नॉट राइट हेयर, के शहर का परिमाप मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये शहर पूरी तरीके से देखा नहीं जा सकता, बिकॉज इट कैन नॉट बी ऑल सीन फ्रॉम एनी वन स्पॉट बट ए क्लैम्ड हिल वेंस आई कुड सी अ ग्रेट पार्ट ऑफ इट, जहाँ से मैं एक बहुत अच्छा खासा इस शहर का हिस्सा देख सकता हूँ। फिर भी मैं इसे पूरी तरीके से नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है एंड वहाँ से मैंने जो भी देखा है वो मुझे इतना विशाल प्रतीत हुआ जितना कि रोम है। तो यहाँ पे रोम से किसी सिटी को कंपेयर किया रहा, ऑब्वियसली वो विजयनगर की सिटी ही होगी। आपको बताने कि हु इज नैरेटर इन दिस एग्जर्ट, कि इस अंश को किसने लिखा है, कौन इस अंश का कथावाचक है, कौन ये चीज़ कह रहा है आपसे। क्या अब्दुल रज़ाक कह रहा है, क्या डोमिंगो पैस कह रहा है, क्या दुआर्ते बारबोसा कह रहा है या फर्नांडियो नुनीज कह रहा है। आपको ये भी बताना है कि इन तीनों में से, इन चारों में से पोर्चुगल से कौन कौन था। डोमिंगो पैस, अब्दुल रज़ाक, दुआर्ते बारबोसा एंड फर्नांडियो नुनीज में से पोर्चुगल से कौन कौन था, ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। सो हु इज नरेटर इन दिस एग्जर्प्ट, तो इस एग्जर्प्ट को लिखा है डोमिंगो पैस ने। एंड व्हेन इट कम्स टू फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट्स, जब हम विदेशी यात्रियों के अकाउंट्स को, उनकी किताबों को देखते हैं, तो डोमिंगो पैस के बारे में, अगर हमें विजयनगर के बारे में देखना है तो डोमिंगो पैस की जो अकाउंट्स है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उन्होंने ट्रेड के बारे में लिखा है, उन्होंने सिटी के आर्किटेक्चर के बारे में लिखा, उन्होंने गवर्नेंस के बारे में लिखा।
आर्किटेक्चर के बारे में जब हम महानवी डिब्बा सबको पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये आर्किटेक्चर के बारे में भी लिखते हैं, ट्रेड के बारे में भी लिखा है उन्होंने, विजयनगर एम्पायर की जियोग्राफी के बारे में भी लिखा कि ऊपर दखन सल्तनत था, गजपति रूलर्स थे, नीचे ओशियंस में इनके दुश्मन हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड कंटेंट को कवर किया है। दैट्स व्हाई ही इज सो इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर एम्पायर, व्हेन इट कम्स टू कलेक्टिंग द डिटेल्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो डोमिंगो पास विल बी द आंसर। उसके अलावा आपको अब ये बताना कि 4 ट्रैवलर्स के हमने यहाँ पे नाम दिए हैं, आपको बताने कि इन 4 में से अलग कौन है। दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पास, निकोला डी कॉन्टी और फर्नांडियो नूनेज़ में से अलग कौन है। लेट सपोज 4 ऑप्शंस हमने ऐसे दिया होता, धोनी, युवराज, कोहली एंड मेसी। तो आप सबको पता है कि धोनी, युवराज एंड कोहली ये तीनों में कॉमन क्या है, क्रिकेट, एंड मेसी किससे अलग है क्योंकि फुटबॉल खेलते हैं। तो ऐसे ही इन 4 में से 3 जो है उनमें कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन है एंड एक जो है वो अलग है इन 4 से। लाइक यहाँ पे मेसी अलग थे क्योंकि मेसी फुटबॉल खेलते थे, बाकी कोहली, युवराज और धोनी ये तीनों ही क्रिकेट खेलते हैं, तो इन तीनों को हम एक कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 3 ऐसे कैरेक्टर हैं, 3 ऐसे नाम है जिनको एक कैटेगरी में ग्रुप किया जा सकता है। लाइक अगर दुआर्ते बारबोसा की बात करें, डोमिंगो पास की बात करें एंड फर्नांडियो नूनेज़ की बात करें, तो ये तीनों जो है पोर्चुगल से आते हैं, ये तीनों पोर्चुगल से आते हैं एंड तीनों ही 16वीं सेंचुरी में विजिट करते हैं विजयनगर एम्पायर को। लेकिन ये जो निकोला डी कॉन्टी है ये इटली से आता है, ही वॉज अ मर्चेंट फ्रॉम इटली। निकोला डी कॉन्टी हो गए इटली के, फिर हमारे पास एक बहुत बढ़िया नाम है MC मार्को पोलो, वो इटली के हो गए, वो बहुत बड़े ट्रैवलर थे। तो ये निकोला डी कॉन्टी जो है वो एक तो 15वीं सेंचुरी में आते हैं एंड ऊपर से इटली के थे, तो ऑब्वियसली निकोला डी कॉन्टी विल बी द करेक्ट आंसर। ये इन 4 में से ऑड वन है विश्व में क्योंकि ये तीनों पोर्चुगल से एंड ये अकेले इटली से आते हैं। ये दी गई ये चीज़ें आपके सोर्स में, आपके किताब में सोर्स दिया गया कि भाई ये ट्रैवलर आए हैं एंड इस कंट्री से थे। अब्दुल रज़ाक हमारे पर्शिया से थे, अवनासी निकेतन रशिया से थे, निकोला डी कॉन्टी इटली से थे, दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पास, फर्नांडियो नूनेज़ ये सारे पोर्चुगल से थे। एंड इसमें भी डोमिंगो पास से ऐसा पूछा जा सकता है कि किस ट्रैवलर ने विजयनगर सिटी को रोम से कंपेयर किया, तो यू शुड से कि डोमिंगो पास ने किया, क्योंकि अभी हमने देखा कि डोमिंगो पास ही अपने अकाउंट में लिखा है कि ये इतना बड़ा दिखता है कि जितना बड़ा रोम का शहर है। नाउ होप कि आपने लेवल 2 में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। नाउ कमिंग टू द लेवल 3, यहाँ पे शुरुआत करेंगे एक एग्जाम्प्ट से। यहाँ पे एक एग्जाम्प्ट है कि द किंग मेड अ टैंक, के राजा ने एक जलाशय बनवाया है 2 पहाड़ियों के मुख्य लीवर पर, जिससे दोनों पहाड़ियों से आने वाला जल वहाँ पे इकट्ठा हो सके, मतलब 2 पहाड़ियों के माउथ पे, ठीक है, यहाँ पे। एंड इसके अलावा जल जो है वो 9 मील से भी अधिक दूरी वाले पाइप से आता है, पाइप से जो पहाड़ी श्रृंखला से निचले हिस्से से साथ बनाया जाता है। यहाँ यह जल एक झील से लाया जाता है। द सोर्स इज लेक एंड ये लेक जो है वो नदी से कनेक्टेड है। एंड इस जलाशय को बनवाने के लिए उस राजा ने, जिस राजा की बात करी जा रही है, उन्होंने एक पूरी की पूरी पहाड़ को तुड़वा दिया था, नॉट नदी, पूरे पहाड़ को तुड़वा दिया। एंड जो ट्रैवलर इस अकाउंट को लिख रहा है वो ये भी बताते हैं कि मैंने खुद देखा जब ये जलाशय बन रहा था तो तकरीबन 10 से 15,000, 15 से 20,000 जो लेबर्स है वो यहाँ इन्वॉल्व थे। एंड चूंकि मैंने ऊंचे स्थानों से देखा था तो दे वर वर्किंग लाइक एंड्स, वो छोटे छोटे दिख रहे थे एंड लग रहा था कि चींटियों का ढेर लगा हुआ एक जगह पे। सो आई हैव सीन देम वर्किंग टू बिल्ड दिस टैंक, बिल्ड दिस रिजर्वॉयर। आपको बताने कि किस किंग का यहाँ पे मेंशन किया गया है जिसने एक पहाड़ को तुड़वा दिया, जिसने 15 से 20,000 लोगों को इकट्ठे करके एक जलाशय बनवाया है जो कि पहाड़ी के बीच में बना हुआ है। तो क्या ये देवराय सेकंड है, क्या ये कृष्णदेव राय है, क्या ये रामा राय है, क्या ये विरूपक्ष राय है? कृष्णदेव राय सही आंसर होंगे क्योंकि ऑब्वियसली यही इस एग्जाम में इन्हीं को मेंशन किया गया है। एंड इन्हीं में इतनी कैपेबिलिटी थी कि ये इतने बड़े पैमाने पे लेबर्स को मोबिलाइज कर सकते थे एंड ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स को निर्मित कर सकते थे। एंड वर्णन किसने लिखा है? तो ऑब्वियसली ऐसे चीज़ों का वर्णन कौन लिख सकते हैं? जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वी हैव गेन्ड फ्रॉम द डोमिंगो पास। डोमिंगो पास हमारे इस चैप्टर के, जैसा हमने देखा था ना, जब हम कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमारे सामने एक बहुत बढ़िया थे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, जो हमारे ऑफिशियल आर्काइव्स के सबसे बड़े हीरो हैं, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ रहा था। जब हमने सेकेंड चैप्टर को पढ़ा तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में पढ़ा। जब हमने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा तो वी टॉक्ड अबाउट जॉन मार्शल, वी टॉक्ड अबाउट अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस तरीके से जो है डोमिंगो पास बहुत खास हो जाता है जब हम इस विजयनगर सिटी के डिटेल्स को पढ़ता है, तो क्योंकि इनकी जो अकाउंट्स है वो, मतलब इनके जो ग्रंथ है, इनकी जो किताबें लिखी गई हैं इनके द्वारा, वो बहुत ज़्यादा ही डिटेल्ड एक ओवरव्यू देती है विजयनगर सिटी का। सो डोमिंगो पास विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ 518 क्वेश्चन, एसोसिएशन रीजन। द एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स ऑफ द सिटी वाज आल्सो फोर्टिफाइड, कि शहर के कृषि क्षेत्रों को भी मजबूत किया गया था। रीजन, द एनिमी आर्मी यूज्ड टू सीज द सिटी फॉर ईयर्स, की शत्रु सेना वर्षों तक नगरों का घेराव करती थी, मतलब सीज करके रखती थी, उसको घेर के रखती थी, ताकि अंत में क्या हो कि ये लोग लड़ाई के लिए आए। सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट को आपको देखना है
एंड फर्स्ट चेक द ऑथेंटिसिटी, देन आपको ये पता करना पड़ेगा अगर इन दोनों में से कोई भी गलत है तो इधर सी विल विद आंसर और डी विल विद आंसर। अगर इन दोनों में से दोनों ही सही है तो ए या बी में से कोई होगा। देन यू हैव टू चेक कि क्या रीजन का जो स्टेटमेंट है वो असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, उसको जस्टिफाई कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। सो द एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स ऑफ द सिटी वेयर आल्सो फोर्टिफाइड। तो हमने देखा था कि चूंकि 7 लाइंस बनाई गई थी फोर्टिफिकेशन की, तो इसके अंदर सारी चीजें आ जाती थी। एग्रीकल्चरल फील्ड्स आ जाते थे, फॉरेस्ट्स आ जाते थे, हिंटरलैंड्स का इलाका आता था, सारे के सारे एम्बैंकमेंट्स, वेल्स, जितनी भी चीजें, बाजार, सबको फोर्टिफाई कर दिया गया था ताकि कल को कोई आदमी, कोई एनिमी आर्मी अगर हमारे सिटी को सीज करने की सोचे तो वो बाहर ही रहे। हम अंदर हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू द ट्रेड टू द इंडस्ट्री, सारी चीजें हूबहू चलती रहे। एंड रीजन भी यही था कि भाई एनिमी आर्मी क्या करती थी, तो दुश्मन की सेना, दुश्मन का जो लश्कर होता था वो चारों तरफ से घिराव करके कोशिश ये करता था कि चूंकि अब जब हमने घिराव कर दिया तो बाहर लोग आके एग्रीकल्चर कर नहीं पाएंगे, एंड अल्टीमेटली जो भी उन्होंने ग्रेज स्टोर करके रखा है वो आज नहीं तो कल खत्म होगा ही होगा। तो जब ये ग्रेज खत्म होगा तो ऑब्वियसली या तो वो लोग सरेंडर करेंगे, या संधि करने आएंगे, या लड़ाई करेंगे। लेकिन विजयनगर के रूलर्स ने कहा कि वो अगर इस सिचुएशन को कंसिडर कर रहे हैं कि वो हमें घेर के हमें मजबूर कर देंगे लड़ाई करने पे, केवल इसलिए कि हमारे पास प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं होगा फूड रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, उन्होंने कहा कि चलो अब हम किलाबंदी इतनी ज्यादा करते हैं कि उसके अंदर खेती है, उसके अंदर खेती भी कर सके, ताकि वो बाहर से अगर सीज भी कर सके, बाहर से अगर घेराबंदी भी करे किले की, फिर भी हमारा जो अंदर एग्रीकल्चर है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, व्यापार है, सब हूबहू चलता रहे। सो दैट इज वाई ये जो 7 लाइन की फोर्टिफिकेशन है वो करेगी। एंड इसीलिए एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स को भी फोर्टिफाई करा गया था, क्योंकि एनिमी आर्मी अगर सीज करेगी तो इनको कोई फिर फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर कि ए और आर दोनों ही सत्य है, एंड ए जो है, आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ अर्बन कोर में हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय डिश ट्रेडर्स, कि शहरी कोर के उत्तर पूर्वी कोनों पर जो अमीर व्यापारी है उनका निवास हो सकता है। रीजन, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंसेस ऑफ चाइनीज पोर्सलन इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ अर्बन कॉम्प्लेक्स, कि उन्होंने अर्बन कॉम्प्लेक्स मतलब जो शहरी कोर है उसके नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पूर्वी कोनों में चीनी मिट्टी के बर्तन के प्रमाण उन्हें मिले हैं। सो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, एंड अगर दोनों ही सही है देन आपको कुछ बताना है कि क्या आर जो है वो एक्सप्लेन कर पा रही, नहीं कर पा रहा। अगर नहीं तो बी होगा, अगर दोनों में से कोई भी गलत है तो इधर सी और डी विल बी योर आंसर। एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ें। आपने वो विजयनगर का सेटलमेंट का मैप देखा होगा जिसमें ऊपर की तरफ नॉर्थ में सैक्रेड सेंटर है, नीचे अगर आ जाए तो एक मेजर पोर्शन अर्बन कोर कवर करता, एंड एक जो हमारा साउथ वेस्ट का रीजन है वो रॉयल सेंटर कवर करता। रॉयल सेंटर के बारे में अगले एमसीक्यू सेशन में हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे अगर देखें तो जो अर्बन कोर जो मेजर पार्ट हमारा सदर्न सेटलमेंट का, उसके नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें, लेट सपोज ये विजयनगर सेटलमेंट है ना, तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर बात करें तो दैट इज सैक्रेड सेंटर, एंड यहाँ पे हीरिया कैनाल है बीच में, एंड यहाँ पे जो ये रीजन है दैट इज हमारा अर्बन कोर। एंड अर्बन कोर के नॉर्थ वेस्ट में ऐसा माना जाता है कि शायद बड़े बड़े व्यापारी, रिच मर्केंट्स यहाँ रहते थे। रीजन इसलिए कि वो इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ पे हमें ना चाइनीज पोर्सलन वगैरह मिले जो कि बहुत महंगे ऑब्जेक्ट माने जाते थे, लग्जरियस ऑब्जेक्ट माने जाते थे। सो इट इज स्पेकुलेटेड, क्योंकि यहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सो वी स्पेकुलेट दिस, वी एक्सपेक्ट दिस कि यहाँ पे शायद जो अमीर ट्रेडर्स हैं वो रहते होंगे। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही भी है। एंड आर जो है रीजन का जो स्टेटमेंट है वो असर्शन की स्टेटमेंट की व्याख्या भी करता है, एक्सप्लेनेशन भी देता है। सो इट इज स्पेकुलेटेड कि ये जो इलाका है वो रिच मर्केंट्स द्वारा ऑक्यूपाइड होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए कि बोथ एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि अगर हमें ये चाइनीज पोर्सलन नहीं मिलता तो हाउ कुड वी हैव स्पेकुलेटेड कि भाई ये जो है वो रिच मर्केंट्स यहाँ पे रहते होंगे, या बड़े बड़े व्यापारी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, ट्रेडर्स वगैरह यहाँ पे घर बना के रहते होंगे। वली बिकॉज वी हैव फाउंड द एविडेंसेस ऑफ चाइनीज पोर्सलन, इसलिए तो हम ऐसा कह पा रहे हैं ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एक मैप है, उसमें हमने एक प्लेस को लोकेट किया है ए मार्क से। आप अच्छा देखिए, जब भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा आपको, अब तो चूंकि एमसीक्यूज आएंगे तो मैप में लोकेट करने तो बोलेगा नहीं आपको जगह को, तो व्हाट दे विल डू, वो आपको ना जगह से रिलेटेड एक हिंट जरूर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने हिंट दिया कि ए हैज वंस बीन द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, ए कभी विजयनगर एम्पायर की राजधानी रहा है। आपको बताने की ए कौन सी जगह। अब आपको यहाँ पे ये भी पता करना है कि ये किस स्टेट में पड़ता है, उस हिसाब से ऑप्शंस पता कर सके। एंड साथ में ये भी चीजें याद रहनी चाहिए कि विजयनगर की राजधानी कौन कौन से शहर रह चुके हैं ऑलरेडी। तो मदुरई, चंद्रागिरी, कांचीपुरम एंड तंजावुर में से ना तो मदुरई का भी राजधानी रहा, न ही कांचीपुरम का भी राजधानी रहा, न ही तंजावुर का भी राजधानी रहा। एंड चंद्रागिरी के बारे में हमने पढ़ा था कि चंद्रागिरी सबसे लास्ट में विजयनगर एम्पायर की राजधानी जरूर थी। सो करेक्ट आंसर विल बी चंद्रागिरी। आपको अभी मैप में लोकेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपने सीधे ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया। कैसे?
जब आपको पता था कि विजयनगर एम्पायर की राजधानी कौन कौन सिटीज रह चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप मैप में लोकेट कर सकते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो विजयनगर कैपिटल है वो तो हमारा कर्नाटक के रीजन में पड़ता है। देन आंध्र प्रदेश हमारे दो ही जगह पड़ता है, चंद्रागढ़ी एंड पेनुकोंडा। तो पेनुकोंडा यहाँ पे पड़ता है, चंद्रागढ़ी हमारा यहाँ पे पड़ता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए लोकेट करना। इसीलिए आप कोशिश करें ऑप्शन एलिमिनेट करने की, क्योंकि हिंट्स वगैरह आपको हर एक मैप के क्वेश्चन में दिए जाएंगे। कभी भी आप ऐसा ना सोचे कि सीधे कह दिया जाएगा कि चंद्रागढ़ी को लोकेट करो या पेनुकोंडा को लोकेट करो, अमरावती को लोकेट करो, सांची को लोकेट करो। हर एक लोकेशन से जुड़े हिंट्स आपको दिए जाएंगे। देन यू हैव टू फाइंड आउट कि वो लोकेशन कौन सा है। जैसे हमने दिया ना कि ए हैज बीन वंस द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, आप बताइए कि जगह का क्या नाम है। तो मदुरई, कांचीपुरम, तंजावुर, कभी भी ये तीनों कैपिटल तो रहे नहीं कभी। तो चंद्रागढ़ी रहा था कैपिटल, तो ऑब्वियसली चंद्रागढ़ी विल बी द आंसर। अगर चंद्रागढ़ी और विजयनगर भी दे दिया रहता तो आपको फिर पता करना है कि विजयनगर और चंद्रागढ़ी में से कौन होगा। तो ये जो इलाका आंध्र प्रदेश में पड़ता है एंड विजयनगर तो हमारा कर्नाटक के रीजन में, तो ऑब्वियसली विजयनगर को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इवन थो दैट हैज बीन द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर वंस, एक जमाने में था वो कैपिटल, बट इट इज नॉट लोकेटेड इन द मॉडर्न डे ऑफ आंध्र प्रदेश, वो कर्नाटक में है। तो करेक्ट आंसर है भी ऑप्शन बी, चंद्रागढ़ी। तो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। होप कि आपने एंजॉय करा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंड इफ यू हैव लाइक द कंटेंट देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, एंड अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं देन प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू फाइंड इट वर्थ शेयरिंग, क्योंकि अभी पीक टाइम है एंड वी ऑल्सो वांट टू केटर मोर पीपल। हम और भी लोगों को सर्व करना चाहते हैं। फॉर दैट वी विल नीड योर सपोर्ट, एंड जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करें। इफ़ यू फाइंड द कंटेंट वर्थ शेयरिंग देन ओनली, अगर आपको अच्छा लगे देन, अगर आपको लगता है कि ये शेयर किया जाना चाहिए, अगर आपको ऐसा नहीं लगता तब कोई भी कंपल्सन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।